गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं प्यारे साथियों? स्वागत है आप सभी का एक लंबे स्टूडियो में। प्यारे साथी, हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हमारा टेस्ट सीरीज हम लोगों का दूसरा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आज हम लोग सेकेंड की बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, टेस्ट सीरीज हमने फर्स्ट डे की शुरुआत कल ही कर दिया था। उम्मीद है कि आप सभी उसको देखे भी होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बायोलॉजी भी हमारी चल रही है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे भैया मेरे मंडे से आपका हिंदी भी टेस्ट सीरीज चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। तो आज हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट सीरीज जो कि सेकेंड देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ धमाकेदार क्वेश्चनों से हमारी होगी मुलाकात, ठीक है प्यारे साथी। बन जाइए और पूरी वीडियो को देखा करो प्यारे साथी। एक महीने के अंतराल में जितने भी पुलिस का पेपर जो मेरे भाई बहन देने वाले हैं, पुलिस का एग्जाम जो देने वाले हैं, वो छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उस बड़ी चीज को अगर आप छोटे समझ रहे हो ना, तो आपकी ये भूल है, ठीक है। किसी चीज को छोटी चीज ना समझो, हर एक चीज को आप जो कि एकदम सीरियसली लो प्यारे साथी। जब तक आप उसको मनन नहीं करोगे, जब तक उस पर आप संघर्ष नहीं करोगे, कठोर परिश्रम नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, खड़े हैं एकदम 24/7 हावर्स खड़े हैं प्यारे साथी। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लगे हैं तो आपका उम्मीद बनता है कि अगर हम 80% हम आपको दे रहे हैं तो 20% आपका मेहनत तो बनता है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 का प्रयास बैच का आज हम लोग सेकंड टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन की ओर धमाकेदार क्वेश्चन देखिए आ गया है। पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है प्रसादी। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या? जितने भी हम फल खाते हैं जो मीठे होते हैं, कुछ फल तो खट्टे होते हैं, ठीक है, मीठे होते हैं। तो जो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसी कारण होता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज के कारण? बताओ प्यारे साथी, जल्द बताएं किसी कारण होता है। तो आप ध्यान रखना कि जो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है, जैसे प्यारे साथी माल्टोज किसमें पाया जाता है? अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप शकरकंद ले लो, ठीक, क्या ले लो? शकरकंद ले लो, शकरकंद ले लो, ठीक है। उसके बाद आप शहद ले लो प्यारे साथी, क्या ले लो? शकरकंद ले लो। उसके बाद आप शहद ले लो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप गेहूं ले लो, क्या? गेहूं, वो भी कैसा गेहूं प्यारे साथी? गेहूं ले लो, वो भी गेहूं कैसा? जो उसमें अंकुरित गेहूं निकला हो, ठीक है। जो अन्न में भी ये क्या पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। राइबोज की अगर मैं बात करूं तो राइबोज कहाँ पाई जाती है? बताओ राइबोज कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे सर राइबोज हमारे आरएनए, ठीक है, आरएनए और डीएनए में पाई जाती है, ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखना। लैक्टोज किस में पाई जाती है? लैक्टोज दूध में पाई जाती है, आप सभी जानते हो प्यारे साथी, लैक्टोज हमारे दूध में पाई जाती है, मीठेपन का कारण होता है, ठीक है। फ्रक्टोज, हमारा जो फ्रक्टोज है वो मीठे फल का क्या स्वाद का कारण होता है? हमारे जो जितने भी फल्स हैं, जितनी भी हमारे जो फल पाए जाते हैं, फल में जो मीठे स्वाद होते हैं वो फ्रक्टोज के कारण होते हैं प्यारे साथी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। हमारा डी फॉर डॉग एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, गजब का क्वेश्चन है प्यारे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको नहीं है दिख रहा होगा ना प्यारे साथी, नहीं है, ठीक है नहीं, नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। बताओ, उत्तर प्रदेश हमने स्पेशल पढ़ाया है, जाके प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहां पे पढ़ाया प्यारे साथी, ठीक है अभ्यारण्य। अब बताओ, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीरनगर, सांडी, हरदोई। कौन नहीं है ये बताना आपको। अब बताओ, अब अगर जो मेरे प्यारे भाई पढ़े होंगे, समस्तपुर रायबरेली में स्थित है, जो हमने पढ़ाया भी है प्यारे साथी। नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। नवाबगंज मेरे प्यारे साथी उन्नाव में है। कहाँ पे? उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये नवाबगंज में स्थित है। बखीरा जो कि संत कबीरनगर में स्थित है। सांडी जो कि हरदोई में स्थित है। इतना बातें ध्यान रखना, हमारा नवाबगंज विहार बनाना, ठीक है। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में स्थित है, ये नोट कर ले, माइंड में सेटअप कर लो, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक मतलब जिसे मानव ने ही बनाया है, नेचुरल तरीके से, ठीक है, नेचुरल तरीके से प्यारे साथी है, जो नेचुरल तरीके से इसका उत्पादन हुआ है, वो बताइए कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सान? बताओ प्यारे साथी कौन सा है? तो ध्यान रखना, आप सभी जानते हो कि रेशम क्या होता है? ये प्राकृतिक बहुलक होता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक। रेशम, सेरीकल्चर का नाम सुने होंगे आप, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर के अंतर्गत प्यारे साथी रेशम उत्पादन किया जाता है शहतूत के पत्ते पे। किस पे? शहतूत पे, ठीक है। आप सभी जानते हो जो शहतूत होता है, शहतूत के पत्तों पर क्या? शहतूत के पत्तों पर कीड़े होते हैं, ठीक है। कीड़े का पालन करते हैं,
वही कीड़े क्या करते हैं, रेशम उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, रेशम उत्पादन करते हैं प्यारे साथी, ठीक है। उसे सेरीकल्चर के अंतर्गत विज्ञान की भाषा में कहते हैं, ठीक है। और जो बैकेलाइट होता है आप सभी जानते हो, जितने भी जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो स्टिक बर्तन होते हैं उनपे क्या होता है, जो ब्लैक रंग का यानी काला रंग का जो लगा होता है उसे बैकेलाइट कहते हैं। जैसे में आपका कुकर हो गया, क्या हो गया, कुकर का जो हैंडल होता है, कुकर का जो हैंडल होता है वो बैकेलाइट होता है, वो जलता नहीं, पकड़ लो ना, उसे जलता नहीं, ठीक है, तो बैकेलाइट होता है, ठीक है। केवलार और लेक्सान, ये बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान, ये सब क्या है मेरे प्यारे साथी, ये तीनों के तीनों ये क्या है, ये कृत्रिम है, ठीक है। इसे मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन रेशम क्या है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक। राइट आंसर हमारा बी फॉर बनाना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है, बताओ। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है प्यारे साथी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, बांधवगढ़ या माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बता दो, ठीक है। यही पूछा है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है, जल्द से जल्द बताओ प्यारे साथी। तो ध्यान रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, एक आप जाओगे सर मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो एक है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। और ये सतपुड़ा पर्वत जो है ये आपको जानते हो प्यारे साथी, जो सतपुड़ा पर्वत है इसे मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी और प्लस जो आपका नर्मदा है और एक ताप्ती नदी है, क्या है प्यारे साथी, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, क्या है, ऊंची चोटी जो मेरे प्यारे साथी है वो है धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़ स्थित है। और ये 1352 मीटर ऊंची है, कितना है, 1352 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इसी पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी पर मेरे प्यारे साथी स्थित है, ठीक है। कान्हा किसली भी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी और माधवगढ़ भी, ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन ये जो पूछा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मेरे प्यारे साथी ये मध्य प्रदेश में है, और धूपगढ़ चोटी इसी सतपुड़ा पर्वत के ऊपर स्थित है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें क्या समझ में आई मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताओ। अंगूर, केला और इमली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा कौन सा है, बताओ प्यारे साथी, जल्द बताओ, ठीक है, जल्द बताओ कौन सा ऐसा है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताओ। एसिटिक से इसे साइट्रिक अम्ल भी, सिट्रिक अम्ल कह सकते हो, लैक्टिक या टार्टेरिक अम्ल, बताओ कौन सा है जो अंगूर, इमली, केला और अंगूर में पाया जाता है, जल्द बताओ, ठीक है। अब देखो एसिटिक अम्ल की मैं बात करूं तो प्यारे साथी ये पाई जाती है सिरका में, किसमें पाई जाती है, आप सिरका बनाओ, सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है, एसिटिक, ठीक है। और जो साइट्रिक अम्ल होती हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, नाशपाती, जितने भी आंवला, ये सब खट्टे फल होते हैं, और खट्टो फलों में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल की मैं बात करूं तो ये दूध में पाया जाता है, कहाँ पे पाई जाती है, दूध में पाई जाती है लैक्टिक अम्ल, इससे मीठा होता है दूध का, ठीक है। और टार्टेरिक की मैं बात करूं तो ये टार्टेरिक जो होती है अंगूर, इमली तथा केला तीनों में पाई जाती है, ये डी फाटा के एकदम हमारा राइट आंसर, ठीक है, डी फाटा के एकदम राइट आंसर हमारा है। टार्टेरिक अम्ल हमारा इमली, केला, अंगूर ये सब में पाई जाती है, राइट आंसर हमारा टार्टेरिक अम्ल, ठीक। चलो अगले को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है, बताओ। छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित बता दो। आंसी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है, जल्द बताओ। क्वेश्चन धमाकेदार है, मन लगाओगे, इंटरेस्ट पैदा करोगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन याद हो जाएगा, बताओ कौन सा है। अब बता दो, आंसी अगर मैं बताऊं तो आंसी आपका कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बांदीपुर भी कर्नाटक में स्थित है। चलो बेतला की अगर मैं बात करूं या बेतवा की मैं बात करूं तो ये है झारखंड में स्थित है, कहाँ पे, झारखंड में स्थित है, ठीक है। इंद्रावती की अगर मैं बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहाँ पे सर, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती स्थित है। गुगामल की अगर मैं बात करूं तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, कहाँ पे सर, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी फॉर कैट, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो गया, सी हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर
के अनुपात से सबसे बड़ा होता है, ये बताओ। क्वेश्चन है, मतलब शरीर से भी बड़ा उसका मस्तिष्क होता है, बताओ। चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मानव, बता दो प्यारे साथी। आप जानते हो सरल क्वेश्चन है। चींटी का सिर देखोगे, इससे जो कि अनुपात में बड़ा होता है, ये अपने से 10 गुना ज्यादा वस्तु को ढो सकता है, ठीक है, चींटी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, बताओ। वायु प्रदूषण मतलब हमारे वायु में सर्वाधिक कौन सा ऐसी गैस है जो वायु प्रदूषण सर्वाधिक कर रही है, तो बताओ। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ प्यारे साथी कौन सा है। आप जानते हो ना प्यारे साथी कि ओजोन कहाँ से है, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ जल्द जल्द बताएं। तो ध्यान रखना, ओजोन जो होती है ये सूर्य के पराबैंगनी किरण से, ठीक है, सूर्य के कहां से मेरे प्यारे साथी, सूर्य के पराबैंगनी, ठीक है, सूर्य के पराबैंगनी किरण जो होती हैं, जो किरणें होती हैं, उससे क्या होती है, हमें हानिकारक होती है, हमारी त्वचा में जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बॉडी में हमारे इफेक्ट पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। ओजोन, ठीक है, ओजोन क्षरण के लिए ओजोन को कौन सी शीशा काटता है, तो हमने आपको बताया था सर, अभी कल ही बताया, क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच, ये ओजोन को काटता है, ठीक है, यही शीशा काटता है, ठीक है। और ओजोन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो इसकी जो महक होती है, सड़ी मछली की तरह इसकी महक होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, सड़ी मछली की तरह इसकी महक होती है ओजोन की, ठीक है प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और हाइड्रोजन की अगर सल्फाइड की बात करूं, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या ये वायु प्रदूषक है? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मैं बात करूं सर, CO2 जितना बढ़ेगा उतना तापमान बढ़ता है सर, तापमान बढ़ता है, वायु प्रदूषण नहीं बढ़ता, हालांकि बढ़ता है, लेकिन सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो आपकी मैं बात करूं CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी वाहन चल रही है मेरे प्यारे साथी, जितनी भी वाहन चल रही है, वाहन से जो निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में जो ऊपर से जो खाना बनता है, जो चूल्हे पे खाना बनता है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे हमारे आंख में बहुत तेज लगती है। जैसे आप वाहनों का धुआं देखोगे, अगर आंख में लगे तो बहुत तेज हमारा आंख रेड हो जाता है। उसी प्रकार घर पे बने ऊपर से जो भोजन बनता है, उसकी धुआं लग गया तो हमारी आंखें रेड हो जाती है। तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक पहुंचाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है, ये डिफॉल्ट एकदम राइट आंसर। चलो आ जाओ, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, बताओ प्यारे साथी। आप देखो पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय की मैं बात करूं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो पथरी वाली बात करता है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल का, बताओ प्यारे साथी किसका करता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, प्रोटीन का पाचन, जो प्रोटीन का पाचन व्यक्तित्व नहीं करता, ये हमारा क्या करता है, पेट अमाशय कर लेता है। अब ध्यान रखना, हमारा जो पत्थर वाली बात बोली है कि पित्ताशय उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा करता है। किसका करता है सर? लिपिड्स का करता है। किसका? लिपिड्स का करता है। इसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। क्या? इमल्सिफिकेशन का हम लोग नाम देते हैं। ये क्या करती है, वसा के बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में क्या करता है, ये तोड़ देता है। इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं मेरे प्यारे साथी। और जब इसे ही नहीं तोड़ पाता, उसी से हमें पथरी होती है। और पथरी होने के बाद आप सभी जानते हो, गॉल ब्लेडर जो होता है इंसान का, जहां पे पित्ताशय आकर संग्रहित होती है गॉल ब्लेडर, इसी में हो जाती है मेरे प्यारे साथी पथरी। और इसी पथरी से क्या होती है, इसको हम लोग डॉक्टरों द्वारा निकलवा देते हैं। क्या करते हैं? निकलवा देते हैं, ठीक है, गॉल ब्लेडर को ही निकलवा देते हैं, जिससे पथरी आसानी से निकल जाती है। तो वसा का पाचन प्रभावित हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, बताओ। कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी, बताओ कौन सा है? अविषैल है, मतलब विषैला ही बात कर रहा है ना, प्रदूषक है। कॉपर का, लेड का, कैडमियम या मरकरी का। देखो मेरे प्यारे साथी, इसमें आपका लेड, ठीक है, ठीक है, मरकरी, पारा, इसे क्या होती है सर? पारा से भी जो कि मिनीमाटा रोग होती है, सभी जानते हो। लेड एक ऐसी है जिसे लेड मतलब हम कहते हैं शीशा। क्या कहते हैं प्यारे साथी? शीशा। शीशा को जब जलाओगे ना, शीशा को जब जलाओगे तो उसमें नीला नीला जो पदार्थ निकलता है नहीं, शीशा। तो मिक्स आप अगर देखोगे कि जो पेट्रोल होते हैं, जो पेट्रोल डीजल होते हैं, वो बड़ा ठंडा होते हैं, ठीक है, उसमें भी शीशे का मिश्रण होता है, इसमें भी शीशे का मिश्रण होता है। तो लेड बहुत ही धातु प्रदूषक चीज है और ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये वाहनों के धुएं में भी निकलता है, बात ध्यान रखना। लेड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जब पेट्रोल डीजल में है तो उससे तो धुएं में लेड निकलेगा, जिससे हमारी आंखें रेड होने लगती है और ठंडा लगता है, ठीक है।
छूने में पेट्रोल डीजल ठंडा लगता है। ठीक, चल अगले की। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द का संदर्भित है। बताओ, ऋग्वेद में अघन शब्द कई बार जो कि दिया गया है, तो अघन का अर्थ क्या होता है, यही पूछा है। अघन पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। बताओ बेटा, अघन शब्द का अर्थ क्या होता है? अघन का अर्थ ही होता है जिसे मारा न जाए, जिसे मारा न जाए। तो बताओ, इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री किसको रोक लगा रहे हैं जानवर पे? तो हम कहेंगे सर गाय पर। ठीक है, गाय हमारी माता है। ठीक है, तो बताओ इसके लिए, गाय के लिए, किसके लिए प्रस्तुत? गाय। अघन शब्द गाय के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? बताओ। आप देखोगे पहले के समय में जो ग्राम पंचायत जो चुनाव होता था, तो आज से 10 साल 15 साल पहले की बता रहा हूँ, तो होता क्या था कि पेट्रोल और डीजल वाला जो कि पौधा आया था, लोग डीजल का पौधा लगाते थे और डीजल का पौधा लगाने के बाद उससे जो कि उसकी जो फल निकलता था उसे ले जाकर मशीन में उसकी पेराई करते थे। ठीक है, उसके बाद उससे तेल निकलता था, उसे फिर आगे चल के जो कि उसे शुद्धिकरण किया जाता था, जाके डीजल बनता था। ठीक है, ऐसे बहुत चीजें हो रही है प्रसादी। तो उससे पहले जब आता था तो उसे कहते थे जेट्रोफा। क्या कहते थे? जेट्रोफा। ठीक है, जैव डीजल पौधा का नाम है जेट्रोफा। एकदम दिमाग में फिट कर लो एकदम। ठीक है, चलो अगले को चलते हैं। अगला, अकबर के शासनकाल में दक्कन की मैं बात कर रहा हूँ प्रसादी। यहाँ देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मेडुअल हिस्ट्री से लिखा है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व प्रचलित, बताओ भू राजस्व वसूली कौन सा था? बताओ मेरे साथी, जल्द जल्द बताएं। बताओ, कनकुट। एक कनकुट क्या है? कनकुट। कनकुट को ये भी फसल संबंधित कर था। क्या था? ये फसल संबंधित एक कर था। ये भी ध्यान रखना, ये भी अकबर के समय में ही था। ठीक है, हल की संख्या, यही बात है, यही हमारा आंसर है। हल की संख्या, हल की संख्या, भूराज वसूली हल की संख्या से किया जाता था मेरे साथी। जब्ती प्रणाली, जब ये भूराज चल रही थी तो उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में यही कर चल रहा था। जब्ती प्रणाली क्या चल रही थी? जब्ती प्रणाली चल रही थी मेरे भाई। गल्ला बख्शी का मतलब जानते हो? आधा करना। क्या करना? आधा, बंटवारा करना। फसल का क्या करना? फसल का बंटवारा करना गल्ला बख्शी कहलाती थी। और ये चारों जो आपको दिख रहा है, ये अकबर के समय का ही है। तो भू राजस्व वसूली जो प्रचलित आधार था, हल की संख्याओं से किया जाता था। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र संबंधित है? एजेंडा 21 किसे संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण या किसी संबंधित परिधान? बताओ। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब बात ध्यान रखना मेरे साथी, सामाजिक विकास। क्या? सामाजिक विकास से संबंधित था। ठीक है, सामाजिक विकास, और उसके बाद कृषि विकास से संबंधित था। उसके बाद आप ध्यान रखना, पर्यावरण संबंधित था। क्या सर? पर्यावरण संबंधित, कृषि संबंधित, सामाजिक संबंधित, तीसरा विकास संबंधित, सुरक्षा संबंधित। ठीक है, सुरक्षा संबंधित एजेंडा 21 का अर्थ था। तो सतत विकास करना। क्या करना? सतत विकास करते रहेगा 21, एजेंडा 21 का ये सतत विकास होता रहे, इसमें सुरक्षा होता रहे, यही क्षेत्र संबंधित था। ठीक है, चलो अगले क्यों चलते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है, कौन नहीं है, यही आपको बताना है। हेक्टर मुनरो। अब बताओ, हेक्टर मुनरो की अगर मैं बात करूं 1764। ठीक है, 1764 ईस्वी में ये अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करने वाला अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर मैं भारत की ओर से भारत की ओर से बताऊं तो एक का नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला था उनका नाम था। ठीक है, ये अवध का नवाब था। कहाँ का सर? ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। उसके बाद तो पहला, दूसरा था मीर कासिम। क्या था नाम? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम था। और तीसरे का नाम था सर मुगल शासक। क्या था? मुगल शासक था, एक मुगल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय नाम था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय नाम था। तो आप देख लो, बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो था। अवध की नवाब था सुजाउद्दौला, मीर कासिम था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, बात ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात एकदम सत्य बात है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर मैं बात करूं
आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था मेरे प्यारे साथी। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब मेरे प्यारे साथी? अगर मैं बात करूं 1 नवंबर को, कब हुआ? 1 नवंबर 1814 से हुआ था मेरे प्यारे साथी। 1 नवंबर 1814 को हुआ था। उसके बाद 1814 से लेकर 1814 फिर 16 तक, ठीक है, 1816 तक हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1814 से लेकर 4 मार्च की मैं बात करूं, 1 नवंबर 1814 से लेकर 4 मार्च 1816 तक ये क्या हुआ था? 1816 तक हुआ था मेरे प्यारे साथी, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ इसे सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बगल में लिख दूं ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे 1814 से 16 तक ये हुआ था। 1 नवंबर की बात है, क्या है? 1 नवंबर की बात है। उसके बाद 4 मार्च की बात है, ठीक है। इनके बीच उस समय शासक हेस्टिंग था, एकदम राइट आंसर। वेलेजली की मैं बात करूं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एक कब हुआ था मेरे प्यारे साथी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1798 हुआ था, 98 से 99 तक ये हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। एकदम सही है कि ए वेलेजली के शासनकाल में युद्ध हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर मैं बात करूं तो तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? मराठा युद्ध। ध्यान रखना कि ये हुआ कब था? 1817 से लेकर 1818 तक ये क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लेकिन उस समय कॉर्नवालिस नहीं था मेरे प्यारे साथी, उस समय था हेस्टिंग। कौन था? हेस्टिंग्स था, ठीक है, हेस्टिंग्स था उस समय शासक, हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस नहीं था। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है, विशेष तौर पे आप ध्यान रखो। और अगर मैं कॉर्नवालिस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, हमारा राइट आंसर डी फाटक होगा। यहाँ पे कॉर्नवालिस नहीं, हेस्टिंग होगा। हेस्टिंग समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1718 में। अब कॉर्नवालिस की अगर मैं बात करूं तो ये बंगाल का क्या था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्या था? प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था कौन? कॉर्नवालिस। और उसके बाद 1793 ईस्वी में मेरे प्यारे साथी इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। क्या? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने ही किया था मेरे प्यारे साथी। इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। तुम्हारा राइट आंसर डी फॉर तुम्हारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब बता दो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, बताओ। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या बेंगलोर? ध्यान रखना, करीजा में, करीजा जिसका नाम है करीजा, और करीजा जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, यहीं पे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? बताओ। 1902, 1903, 1904, 1905? बताओ। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था मेरे प्यारे साथी। और ये हुआ था कहाँ पे? पुणे। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ पे? पुणे में हुआ था 1905 में। कहाँ पे हुआ था? 1905 में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ठीक है। सर्वेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, रामसर कन्वेंशन संबंधित है, बताओ। रामसर कन्वेंशन संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताओ प्यारे साथी कि रामसर क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, बाकी आंसर हम बताते हैं। जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत से या आर्द्र भूमि संरक्षण से, जितनी भी भारत में उत्तर प्रदेश जहां पर भी हो, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, जितनी भी आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए ये क्या बनाया गया है? रामसर स्थल, ठीक है, क्या बनाया गया है? रामसर स्थल बनाया गया है प्यारे साथी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है? यही पूछा है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, ठीक है, निम्न से क्या उपबंधित है? पॉलिटिकल का क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बताओ। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रयास, एकदम सही बात है भैया, ठीक है। तृतीय अनुसूची में अगर मैं बात करूं क्या संबंधित है, एकदम राइट, अभी मैं बताता हूं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यहाँ पे द्वारा है मेरे प्यारे, ठीक है, द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, एकदम सही। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, एकदम सही। आप ध्यान रखना, भारत के आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, भारत के आर्टिकल 16 में अगर मैं बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति के, किसका भैया? राष्ट्रपति के शपथ की बात किया गया है। किसकी? राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, ठीक है। और दूसरी बात, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली, एकदम गलत। संसद के सदस्य की बात गलत है मेरे प्यारे साथी, संसद के सदस्य की बात गलत है, ठीक है,
बात ध्यान रखना, संसद के सदस्य की लेने शपथ का प्रारूप, ठीक है, सॉरी गलत नहीं, यहाँ पे इसे ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखना कि संघ के मंत्री के लिए पद की एकदम राइट आंसर है, एकदम ये भी सही है कि शपथ लिया जाता है, ठीक है, संघ के उच्चतम न्यायालय का, एकदम ये भी राइट है मेरे प्यारे साथी। अब ये बताओ भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप किसमें है? तीसरी अनुसूची में है कि कब है बताओ, 60 में है कि नहीं? हाँ सर है, ठीक है। दूसरी बात, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किसमें है? जिससे जो लोकसभा और जो राज्यसभा की बात है मेरे प्यारे साथी, एकदम ही गलत बात है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 60 में इन तीनों का जो कि प्रावधान दिया गया, लेकिन संसद के सदस्य द्वारा नहीं दिया गया है। ये बताओ कि किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है, ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओ प्यारे साथी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? बताओ फसल चक्र क्या है, फसल चक्र क्या है यही बताना है आपको। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता सुरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है और उपयुक्त मुझसे सभी बता दो मेरे प्यारे साथी। ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी आपको फसल चक्र दिखे तो आप हमेशा सही आंसर लगाना, क्योंकि वृद्धि के लिए होता है, फसल में अच्छी फसलें हो, अच्छी उसकी जो की बढ़ोतरी हो, वृद्धि ज्यादा हो, फसल भी ज्यादा हो, मृदा उर्वरता सुरक्षित रहे, मतलब मिट्टी में वो जो बना रहता है नाइट्रोजन नाइट्रेट से जो मजबूती बनी रहती है, जो उर्वरता बनी रहती है, ठीक है, जो एनर्जी रहती है वो बनी रहे, मृदा कटाव कम से कम हो, मृदा कटाव कम से कम हो। तो ये बात समझ में आ रहा है प्यारे साथी? इतनी बातें क्या समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। मृदा उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगली की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य है, यही आपको बताना है। अब बी शंकर, के हनुमंतया, डॉक्टर एस आर सेन या ओबी अलगेसन, बताओ मेरे प्यारे साथी कौन है? तो ध्यान रखना, सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था 9 जून हुआ था, 9 जून 1983 को हुआ था। कब हुआ था? 9 जून 1983 को, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजिंदर, क्या राजिंदर, ठीक है, राजिंदर सिंह, ठीक है, इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और इनके जो सदस्य अगर मैं बात करूं, सदस्य की बात करूं तो 2 सदस्य थे, एक का नाम था डॉक्टर शिव रमन, क्या नाम था? शिव रमन, और एक का नाम था आर सेन, क्या नाम था? आर सेन, ठीक है। तो अब बताओ आर सेन कौन से कहां पे? डॉक्टर एस आर सेन, एकदम हमारा राइट आंसर, ठीक है। सरकारिया आयोग में 1988 की मैं बात करूं, 1988 ईस्वी में इन्होंने 1600 पेज का दिया था, पूरा अपना ब्यूरो दिया था। ये बात एकदम विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है प्रसादी। राइट आंसर डॉक्टर एस आर। और हनुमंतया का बात करूं तो केरल के दूसरे मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था, ठीक है। चलो अगली की बात करूं, चलो यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोपेनहेगन, बताओ मेरे साथी। कोपेनहेगन, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन? इसका आंसर आप बताओगे, इसका आंसर आप बताओगे कि बताओ इसका आंसर कहां पे ये पहली बार किया गया था? इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आ जाओ मैं बताता हूं। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया था? ब्रिक्स बताओ। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू कॉमर्शियल बैंक, बताओ कौन सा है? तो ध्यान रखना, अगर मैं ब्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें पहला देश आता है आपका ब्राजील, क्या आता है? ब्राजील आएगा, रूस आएगा, आपका भारत आएगा, ठीक है, उसके बाद चीन आएगा। और ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में किया गया था मेरे प्यारे साथी। और ब्रिक्स के में सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो कि इसमें शामिल कर दिया गया था, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इसमें ब्रिक्स कहा गया है। क्या ब्रिक्स था पहले? यस मिला, साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया। और जो चीन में किया गया था सन 2012 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था, चीन में किया गया था, ठीक है, चीन में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? इसका मुख्यालय संघाई, आप लोग चीन का संघाई नाम सुने होंगे, वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल की राजधानी कहते हैं? यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहते हैं? गजब का क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल, लेकिन है बड़ा
जमदार, ठीक है। बताओ बेलफास्ट, एडबरीन, लीड्स या लिवरपूल, बताओ कहाँ पे यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है, ठीक है। बताओ यूरोप की तेल की राजधानी एडबरीन, स्टॉकलैंड, क्या स्टॉकलैंड, ठीक है। स्टॉकलैंड में ये है, एडबरीन है। एडबरीन पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, विश्व में ये दूसरे स्थान पे है, हेलीपोर्ट, ठीक है। अगर हेलीपोर्ट की मैं बात करूं, हेलीपोर्ट में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हेलीपोर्ट में दूसरे नंबर पे तेल उत्पादन करने में एडबरीन है, और एडबरीन स्टॉकलैंड में स्थित है, और स्टॉकलैंड आपका यूरोप में स्थित है। कहाँ पे? यूरोप में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब गर्म जलधारा, सॉरी ठंडी जलधारा नहीं है, यही आपसे पूछा है। बताओ आप ये बताओ, जब कनारी, हमबोल्ट, ओएसियो, अगुलहास, बता दो मेरे प्रश्न। आप ये जानते हो कि जब आपका सबसे गर्म जलधारा, ठीक है, सबसे गर्म जलधारा लेब्राडोर उधर से आती है, और इधर से एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा जाती है ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है तो कनारी धारा हो जाती है, यानी ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी। वो भी कहाँ की? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चलो सर, हमबोल्ट भी ये कैसी है? ठंडी जलधारा है, और कहाँ की सर? प्रशांत महासागर की। ओयोसियो कहाँ की जलधारा है सर? ओयोसियो आपकी ये भी प्रशांत महासागर की धारा है, ठीक है सर। अगलुवास की जलधारा है, अगलुवास एक गर्म जलधारा है, तो एकदम राइट आंसर। ये हिंद महासागर की जलधारा है, क्या है? हिंद महासागर की जलधारा मानी जाती है, ठीक है। अगलुवास हमने पढ़ाया है, ठीक है, जाके देख लो प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, बताओ वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, यही आपको बताना है, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती हवा के दबाव पे, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र में, तापक्रम पे। बताओ अब देखो एयर प्रेशर से तो इस पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और टेम्परेचर प्रेशर से इसका कोई संबंध नहीं है। वैसे अगर जब हमारे वायुमंडल में नमी होगी, जब नमी आएगा, ठंडापन आएगा, तभी वर्षा की मात्रा निर्भर होती है। जितना नमी रहेगा वर्षा उतना होने की चांस ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे सर कि हमें तो गर्मी लगती है बरसात, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ये फेजेंडा कहा जाता है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे, निम्न से कौन सा तंत्र सही सीमित नहीं है, बताओ। ग्रीन हाउस गैस और स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, थर्मल पावर स्टेशन। जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन होता है, जहाँ पे कोयले की खदान जैसे हो गया, और बड़े बड़े धुआं वाले हो गए, चिमनी भट्ठा वाले हो गए, तो वहां से धुआं निकल, थर्मल पावर स्टेशन, बताओ पैसा थी, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एकदम सही बात है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलती है, बताओ पैसा थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको एयर कंडीशन, क्या एयर कंडीशनर से निकलता है, यानी एसी कह दो भैया, एसी फ्रिज से निकलता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता। ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है? ऑटो में CO2 निकलता है। उसके बाद आप जानते हो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हरित गैस, ठीक है। चलो, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, एकदम सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से, एकदम ये भी सही बात है, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं। ये बताओ, हवा में तैरते हुए विश्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? आप कभी देखे हो? हमारे इस हवा में छोटे छोटे कण जो कि तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, ठीक है। वो कितना वजन का पूछ रहा होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, या 5 माइक्रोन से कम। देखो 5 से अधिक होगा हम देख सकते हैं, 5 से कम होगा हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते। जो हमारे वायु में क्या है, जो कण घूम फिर रहे हैं, जो टहल रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, वो 5 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। फिर सभी चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो, पारा मिनीमाटा रोग, अभी मैंने बताया, कैडियम, इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन। अब बता दो, पारा से क्या होती है? मिनीमाटा रोग, एकदम सही। कैडियम से इटाई रोग, एकदम सही सर। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है, इसमें क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या 47 से घटकर जो आपकी 46 होती है, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए, ठीक है। फ्लोराइड आयन से मेरे प्यारे साथी जो हमारी दांत होती है, दांत व
जो हड्डी होती है वो भंगुर होने लगता है, यानी कमजोर होने लगता है। अपच नहीं होता, अपच नहीं होता है फ्लोराइड से। फ्लोराइड से हमारी दांत और हड्डियां कमजोर होंगी, भंगुर होंगी, धीरे धीरे हम लोग एकदम कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई इतना हमने आपको ये जो कि हमारा क्या था, टेस्ट सीरीज का सेकेंड वाला भाग था। ठीक है, टेस्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट था, और टेस्ट सीरीज के सेकेंड पार्ट में हम लोग एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने जो कि देखा, हमने आपको समझाने की कोशिश किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बनते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो लेके फिर अगले वीडियो के साथ आएंगे इसी जुनून में प्यारे साथी। बस आज के इतना ही, जय हिंद।